बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री एलिमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर प्लेन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन तीन तरह की हैं: वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और डाइहेड्रल प्लेन। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल प्लेन की प्रेजेंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ डाइहेड्रल प्लेन इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वी शेप्ड मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल प्लेन नहीं होती, रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल या रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर आयन में डाइहेड्रल प्लेन नहीं होती, रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल और रेगुलर पैरामिडल आयन में डाइहेड्रल प्लेन नहीं होती, रेगुलर ट्रायंगुलर बाईपैरामिडल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में डाइहेड्रल प्लेन नहीं होती, रेगुलर स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल एंड स्क्वायर पैरामिडल आयन में डाइहेड्रल प्लेन नहीं होती। अलबत्ता रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में दो डाइहेड्रल प्लेन्स होती हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल या रेगुलर टेट्राहेड्रल आयन में 6 डाइहेड्रल प्लेन हैं। सिमिलरली रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल आयन में भी 6 डाइहेड्रल प्लेन हैं। अब ये डाइहेड्रल प्लेन इन मॉलिक्यूल में कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट हम करते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल से। लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन के मॉलिक्यूल में से अगर प्लेन को इस तरह पास किया जाए कि ये मॉलिक्यूल दो इक्विवेलेंट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसी प्लेन मीथेन के मॉलिक्यूल में होती हैं। मीथेन के मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है और 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये जो 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलांग होती हैं। 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन आर प्रेजेंट इलांग द HCH बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है जो कि सेंटर में है, यानी कार्बन का एटम सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं। इन 4 हाइड्रोजन के एटम को हम H1, H2, H3 और H4 से डेजिग्नेट करेंगे। एंड देयर आर 6 HCH बॉन्ड एंगल्स इन मीथेन मॉलिक्यूल। ये जो 6 HCH बॉन्ड एंगल्स हैं इनको हम कहेंगे H1CH2 बॉन्ड एंगल, H1CH3 बॉन्ड एंगल, H1CH4 बॉन्ड एंगल, H2CH3 बॉन्ड एंगल, H2CH4 बॉन्ड एंगल एंड H3CH4 बॉन्ड एंगल। Each dihedral plane bisects one HCH bond angle in methane molecule. Therefore, there are 6 dihedral plane in methane. अब इनकी वजाहत हम इन वीडियो में करेंगे। जी ये देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में देयर आर 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये है जहां से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, एक ये C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक ये C3 एक्सेस ऑफ, ये तीसरा C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एक ये है, ये और ये 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है मीथेन के मॉलिक्यूल में। और हर रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ये 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन होंगे। और मीथेन में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, लेकिन चूंकि C3 का ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन को हम प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और हमने कहा मीथेन में 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब है मीथेन में देयर आर 4 प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक ये प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक ये, दूसरा ये प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन, तीसरा ये और चौथा ये। इनमें से किसी भी प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन से पकड़कर अगर हम मॉलिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। अलबत्ता मीथेन के मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी हैं
और 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि मीथेन के मॉलिक्यूल में या टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन होते हैं, लेकिन आगे चल के ये भी सामने आएगा कि मीथेन में 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, बल्कि 8 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब ये 4 से 8 किस तरह हो जाते हैं कि किसी भी C4 किसी भी प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन से या किसी भी C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन से पकड़ के आप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज 120 के एंगल पर रोटेट करें तो भी ये इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और अगर आप मॉलिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो भी ये इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन को ही कंसीडर किया है, एक्चुअली इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी कंसीडर करना होता है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी कंसीडर करें तो फिर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 की बजाय 8 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन बनते हैं। अब देखें, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब ये 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ होते हैं ये देखिएगा। एक तो ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये जहाँ पर मैंने रॉड रखा हुआ है, ये इसके अलावा अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखिएगा, एक तो ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, दूसरा ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये, और तीसरा ये C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। दोबारा देखें, एक C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, दूसरा C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, और तीसरा C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है। ये देखें, ये बारी बारी तीनों C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन को ये एक C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये, दूसरा C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये, और थर्ड C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन ये। अब ये 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब हम देखते हैं ये कौन सी डाइहेड्रल प्लेन है, जो कि हमने कहा कि टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 6 डाइहेड्रल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं, और डाइहेड्रल प्लेन हम उस प्लेन को कहते हैं जो 2 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करे, और ये दोनों C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये देखिए, एक ये डाइहेड्रल प्लेन और ये डाइहेड्रल प्लेन, ये याद रखिएगा, डाइहेड्रल प्लेन इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन। इसलिए जिस तरह वर्टिकल प्लेन में प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है, जिस तरह वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन के इलांग होती है, इसी तरह डाइहेड्रल प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन के इलांग होती है। एक डाइहेड्रल प्लेन ये हो गई, दूसरी डाइहेड्रल प्लेन ये हो गई, थर्ड डाइहेड्रल प्लेन ये हो गई। ये डाइहेड्रल प्लेन मॉलिक्यूल को 2 इक्विवेलेंट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती हैं। ये फोर्थ डाइहेड्रल प्लेन, ये फिफ्थ डाइहेड्रल प्लेन, और ये सिक्स्थ डाइहेड्रल प्लेन। दोबारा देखें, ये एक डाइहेड्रल प्लेन ये हो गई, दिस इज फर्स्ट डाइहेड्रल प्लेन, दिस इज सेकंड डाइहेड्रल प्लेन, दिस इज थर्ड डाइहेड्रल प्लेन, this is fourth dihedral plane, this is fifth dihedral plane, and this is sixth dihedral plane. अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल पर। जिस तरह हमने कहा था रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 6 डाइहेड्रल प्लेन, सिमिलरली in regular octahedral molecule there are 6 dihedral plane. Look at this video.
दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और C4 का चूंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन ज़्यादा है इसलिए हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेंगे। अलबत्ता इसके अलावा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 6 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन and there are 8 C3 axis of rotation। ये देखें, और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में ये जो 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये चारों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, इसलिए इन चारों में से किसी को भी आप प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें। अब ये हम बार बार कह रहे हैं कि 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन अगर तो हम सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन को कंसीडर करें फिर तो ये 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी कंसीडर कर लें तो फिर देयर आर 8 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल को अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है, और इसी मॉलिक्यूल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है। अभी तक हम क्लॉकवाइज रोटेशन को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में 3 C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन एक्चुअली इसमें 6 C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी कंसीडर करें तो फिर ये 3 की बजाय 6 हो जाते हैं। ये देखें, एक तो ये C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। जहाँ से पकड़ के मॉलिक्यूल को 90 के एंगल पर रोटेट किया तो मॉलिक्यूल चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है। अब दूसरा ये C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस बांड के इलाज भी अगर मैं मॉलिक्यूल को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करूं तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। सिमिलरली ये थर्ड, ये अब तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के इलाज भी अगर मॉलिक्यूल को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है। इन तीनों C4 एक्सिस का चूंकि ऑर्डर सेम है इसलिए ये तीनों ही प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखें कि इस ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ है। देयर विल बी 6 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो गया। ये देखें, अगर मैं इस बांड को, ये देखें, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूँ तो फिर एक C2 एक्सिस तो यहाँ हो गया जहाँ मैं रॉड को टच कर रहा हूँ, और दूसरा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो गया। ये 2 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए। अगर मैं यहाँ से बांड मॉलिक्यूल को पकड़ूँ तो फिर ये तीसरा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये चौथा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं तीसरे C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ रहा हूँ। अब एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, ये पांचवा C2 एक्सिस और ये छठा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोबारा देखें, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा, ये इसका फर्स्ट C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये सेकंड C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ा, एक C2 एक्सिस ये और दूसरा ये। अब ये तीसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ा, इसमें भी 2 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप मॉलिक्यूल को होल्ड करें, हर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग 2 C2 एक्सिस हैं। इसका मतलब है टोटल देयर आर 6 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखते हैं इसमें डाइहेड्रल प्लेन कहाँ कहाँ है। अब देखें, इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ें, ये डाइहेड्रल प्लेन, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है और मॉलिक्यूल को 2 इक्विवेलेंट
पार्ट में बाइसेक्ट भी कर देती है और दो C2 एक्सिस को भी बाइसेक्ट करती है। एक ये डाइहेड्रल प्लेन और दूसरी ये डाइहेड्रल प्लेन। दो डाइहेड्रल प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग हो गए। अब अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को ले लें तो एक डाइहेड्रल प्लेन ये और दूसरी डाइहेड्रल प्लेन ये। अब अगर हम तीसरे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन से होल्ड करें, एक डाइहेड्रल प्लेन ये और दूसरी ये, तो हर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग दो डाइहेड्रल प्लेन हैं जो मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में बाइसेक्ट करती हैं। तो टोटल देयर आर 6 डाइहेड्रल प्लेन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। हमने रिफ्लेक्शन प्लेन को डिस्कस किया और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दफ़ा इस अब तक जो हमने पढ़ा है इन सब का ओवरव्यू करेंगे। यानी अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल में डाइहेड्रल प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंडिविजुअली डिस्कस किया। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियसली, चूँकि ये प्लेन्स मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंट हों तो फर्दर तमाम मॉलिक्यूल को हम लेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्लेन हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।